हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल लॉस्ट ओशन वर्ल्ड्स पर। पिछले 2 भागों में हमने क्रैकन की कहानी का एक लंबा सफर देखा, नॉर्स माइथोलॉजी से लेकर नाविक युग तक और फिर दुनिया भर की संस्कृतियों में इसके अलग अलग रंग। लेकिन दोस्तों, क्रैकन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के इस तीसरे भाग में हम बात करेंगे कि कैसे ये समुद्री राक्षस आधुनिक समय में हमारी किताबों, विज्ञान और पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बना। तो तैयार हो जाइए एक और रोमांचक सफर के लिए। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 18वीं और 19वीं सदी तक आते आते दुनिया बदल रही थी। विज्ञान का दौर शुरू हो चुका था और लोग अब हर चीज को तर्क से समझना चाहते थे। लेकिन क्रैकन का डर अभी भी लोगों के दिलों में बाकी था। उस समय के नाविक अब भी समुद्र में अजीब चीजें देखते थे, कभी विशाल भुजाएं, कभी अजीब सी छायाएं। लेकिन अब इन कहानियों को सिर्फ डरावने किस्सों की तरह नहीं देखा जाता था। लेखकों और कवियों ने क्रैकन को अपनी रचनाओं में जगह दी और इस तरह ये एक किंवदंती से साहित्य का हिस्सा बन गया। सबसे पहले बात करते हैं एक मशहूर कविता की जो 1830 में अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी, माइनस द क्रैकन। इस कविता में टेनिसन ने क्रैकन को समुद्र की गहराइयों में सोते हुए एक प्राचीन राक्षस के रूप में दिखाया। उन्होंने लिखा कि ये इतना विशाल है कि इसके ऊपर समुद्री पौधे उग आए हैं और ये तब तक सोता रहेगा जब तक दुनिया का अंत नहीं आ जाता। दोस्तों, ये कविता उस समय बहुत मशहूर हुई और इसने क्रैकन को एक रहस्यमयी और दार्शनिक प्राणी बना दिया। अब ये सिर्फ नाविकों का डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो इंसान की कल्पना को चुनौती देती थी। लेकिन क्रैकन को असली पहचान मिली 19वीं सदी के मशहूर लेखक जूल्स वर्न की किताब 20,000 लीग्स अंडर द सी से। ये किताब 1870 में छपी और इसमें एक सीन है जहां एक विशाल स्क्विड जहाज पर हमला करता है। हालांकि जूल्स वर्न ने इसे क्रैकन नहीं कहा, लेकिन पाठकों ने इसे उसी से जोड़ दिया। इस किताब ने क्रैकन को एक नए तरीके से पेश किया। अब ये सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि समुद्र की अनजानी दुनिया का प्रतीक था। दोस्तों, ये किताब इतनी मशहूर हुई कि इसने क्रैकन को घर घर तक पहुंचा दिया। लोग अब इसे सिर्फ डरावने जीव की तरह नहीं, बल्कि एक रोमांचक रहस्य की तरह देखने लगे। अब बात करते हैं विज्ञान की। 19वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों को खंगालना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो क्रैकन की कहानियों से मिलती जुलती थीं। मिसाल के तौर पर जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड की खोज। ये समुद्री जीव इतने बड़े होते हैं कि इनकी लंबाई 60 फीट तक हो सकती है और इनकी भुजाओं में चूसने वाले कप्स होते हैं जो किसी को भी डरा सकते हैं। कई बार इनके मृत शरीर समुद्र तटों पर बहकर आते थे और नाविक इन्हें देखकर कहते थे, देखो ये तो क्रैकन है। वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद पुराने नाविकों ने इन्हीं जीवों को देखकर क्रैकन की कहानी बनाई होगी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या ये स्क्विड सचमुच जहाजों पर हमला कर सकते थे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की। आज हम जानते हैं कि जायंट स्क्विड आमतौर पर इंसानों या जहाजों पर हमला नहीं करते। ये गहरे समुद्र में रहते हैं और छोटी मछलियों या शिकार को खाते हैं। लेकिन उनकी विशाल आंखें और लंबी भुजाएं किसी को भी डरा सकती हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब कोई जहाज तूफान में फंस जाता था और उस पर स्क्विड की भुजाएं लिपट जाती थीं, तो नाविकों को लगता था कि क्रैकन ने हमला कर दिया। और इस तरह विज्ञान ने क्रैकन को एक हकीकत से जोड़ दिया, लेकिन उसका रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं था। अब चलते हैं 20वीं सदी की ओर, जब क्रैकन ने साहित्य से निकलकर सिनेमा और पॉपुलर कल्चर में कदम रखा। सबसे पहले इसकी झलक हमें 1950 और 60 के दशक की फिल्मों में दिखी। मिसाल के तौर पर 1955 की फिल्म इट केम फ्रॉम बीनीथ द सी में एक विशाल ऑक्टोपस शहर पर हमला करता है। हालांकि इसे क्रैकन नहीं कहा गया, लेकिन इसने लोगों के दिमाग में वही डरावना चित्र बनाया। फिर 1981 में आई फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स, जिसमें क्रैकन को एक ग्रीक माइथोलॉजी के राक्षस के रूप में दिखाया गया। दोस्तों, ये थोड़ा अजीब था क्योंकि असली ग्रीक माइथोलॉजी में क्रैकन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इसे इतना शानदार बनाया कि लोग इसे सच मानने लगे। और हाँ, भारत में भी क्रैकन की कहानी धीरे धीरे पहुंच रही थी। 20वीं सदी में जब अंग्रेजी किताबें और फिल्में यहाँ आईं तो हमारे यहाँ के लोग भी इस समुद्री राक्षस के बारे में जानने लगे। कुछ लेखकों ने इसे भारतीय समुद्री कहानियों से जोड़ा, जैसे कि मत्स्य दैत्य या समुद्र के राक्षसों की कथाएं। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब क्रैकन ने हॉलीवुड और बॉलीवुड के जरिए हमारी स्क्रीन पर जगह बनाई, जिसके बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस तीसरे भाग में हमने देखा कि कैसे क्रैकन 19वीं सदी के साहित्य से लेकर 20वीं सदी की फिल्मों तक पहुंचा। विज्ञान ने इसके पीछे की हकीकत को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका जादू कम नहीं हुआ। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे क्रैकन आधुनिक पॉप कल्चर का सुपरस्टार बना, खासकर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी फिल्मों के जरिए। तब तक के लिए कमेंट में बताएं कि आपको क्रैकन की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर